देखो, 11वीं क्लास की फिजिक्स का पहला अध्याय का नाम है भौतिक जगत और इसको हमें शुरू करना है आज। तो हमने जो आपको बताया था कि भौतिक शास्त्र में हमें क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम अपने चारों तरफ प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे वर्षा होना, दिन निकलना, सूर्यास्त होना, आंधियां आना, तूफान आना, कभी कभी भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी भी आपने सुना है, ज्वालामुखी भी फटते हैं, है ना। तो इन सब घटनाओं के बारे में हम बचपन से, हम मतलब मनुष्य मनुष्य बहुत पुराने समय से देखता आया है और सोचता आया है कि मतलब इन घटनाओं के बारे में कि ये घटनाएं कैसे होती हैं। कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण हो गया, है ना। कभी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण हो गया। तो ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब क्यों होते हैं, कहाँ से होते हैं, इन सब घटनाओं के बारे में मनुष्य ने बहुत पुराने समय से देखा और सुना और उसको समझने की कोशिश की और इन सब घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश की। जानना, नॉलेज। तो सबसे पहला जो हमें टॉपिक इस अध्याय में शुरू करना है, उस टॉपिक का नाम है विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहले परीक्षा में यदि कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो है विज्ञान की परिभाषा लिखिए, विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान शब्द को इंग्लिश में आप सबको पता है साइंस कहते हैं। और ये साइंस शब्द कहां से आया है, ये लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना है। जैसे अपनी इंग्लिश भाषा होती है, हिंदी भाषा होती है, वैसे ही लैटिन भाषा भी होती है। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है साइंटिया। इस साइंटिया से शब्द बना साइंस। तो एक नंबर का बन सकता है साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, या साइंस का मूल शब्द क्या है। ठीक है, आप अपने हाथ में नोट्स हमेशा तैयार रखो और पेन रखो, जो भी आपको लिखने लायक बात लगे आप उसको नोट करते जाए तुरंत, है ना। फिर बाकी हम प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवाएंगे लास्ट में। तो पहले आप देख लें, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, साइंटिया। और साइंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान। तो साइंस का मीनिंग भी क्या हुआ, विज्ञान का अर्थ हुआ ज्ञान। साइंस का मीनिंग होता है ज्ञान या जानना। तो विज्ञान का मतलब हो गया जानना। अब क्या जानना, किस प्रकार से जानना। तो पहली क्लास से 11वीं क्लास तक आते आते आप लोगों ने 11 सालों में बहुत सारा ज्ञान हासिल किया, 11 सालों में। और वो ज्ञान कैसा था, जब कक्षा पहली में आप पढ़ते थे तो आपने अक्षर ज्ञान लिया। सबसे पहले आपने क्या सीखा, अक्षर, है ना। अ आ ई ई, ये अक्षर पहले आपने सीखे। फिर जब अक्षर आपने सीख लिए तो उसके बाद आपने उन अक्षरों से शब्द बनाना सीखे। जैसे आप जानते हो कि ये क है, ये ल है, इन दोनों को मिला के कल हो जाता है, कल। ठीक है, फिर इसी में यदि हम माँ और ऐड कर दें तो ये कलम हो जाता है। तो ये शब्द हमने कब सीखे, जब हम अक्षर सीख चुके थे। तो पहले आपने अक्षर सीखे, उसके बाद आपने शब्द सीखे, उसके बाद आपने वाक्य सीखे, उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखना सीखा, उसके बाद आपने निबंध लिखना सीखा। ऐसा ही हुआ, नहीं हुआ। ये नहीं होता कि पहले हमने निबंध लिखना सीख लिया और उसके बाद में हम अक्षर पढ़ रहे हैं कि का क्या होता है, माँ क्या होता है। ऐसा नहीं होता। मतलब जानने का एक क्रम होता है, सीखने का एक कोई क्रम होता है, एक कोई व्यवस्था होती है। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी चीज के बारे में सीखना शुरू करते हैं, किसी वस्तु का जब हम ज्ञान हासिल करते हैं तो वो ज्ञान क्रम से होना चाहिए। पहले आपने अंक सीखे 1 2 3 4 5 6, फिर आपने संख्याएं सीखी 2 3 इज इक्वल टू 23। फिर आपने प्लस करना सीखा, फिर माइनस करना सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा करना सीखा, फिर भाग देना सीखा। ये नहीं कि पहले आपने भाग देना सीख लिया और गिनती आपको आती नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब ज्ञान का एक क्रम होता है,
सीखने और सिखाने का हमेशा एक क्रम होता है और इस प्रकार के ज्ञान का नाम होता है सुव्यवस्थित ज्ञान। ये आपको समझ में आया? सुव्यवस्थित ज्ञान का मतलब क्या है? सुव्यवस्थित ज्ञान का मतलब है जो कि एक क्रम से सीखा जाए, एक क्रम से। आप एक छोटे से बच्चे को पहले इंग्लिश में निबंध लिखना सिखाओ तो क्या वो सीख जाएगा? नहीं सीखेगा, क्योंकि आपने जो सिखाया है उसको वो क्रम से नहीं सिखाया। क्रम क्या होना चाहिए था? सबसे पहले आप उसको अक्षर सिखाते, फिर उसके बाद उसको शब्द सिखाते, फिर उसके बाद उसको वाक्य बनाना सिखाते, फिर उसके बाद उसको निबंध लिखना सिखाते। तो ये क्रम होना चाहिए। क्रमबद्ध ज्ञान, क्रम से पढ़ाया हुआ सिखाया हुआ ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान या सुव्यवस्थित ज्ञान, इसी को हम कहते हैं विज्ञान। तो सबसे पहले तो हमें नोट करना है अपने रजिस्टर में विज्ञान की डेफिनेशन क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या। आप सब नोट कर लो इसको रजिस्टर में। विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान की परिभाषा है प्रकृति के नियमों के विषय में सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के नियमों के विषय में, अभी हम इसकी चर्चा बाद में और करें, पहले आप इसको नोट कर लो। प्रकृति के नियमों के विषय में, प्रकृति के नियमों के विषय में सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित मतलब एक क्रम होना चाहिए, है ना। सबसे पहले हमें उस क्रम का अध्ययन करना है कि हमें किस क्रम में कोई चीज सीखनी होती है। तो ये विज्ञान की परिभाषा है, प्रकृति के नियमों के विषय में सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान मतलब साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया, साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ये विज्ञान की परिभाषा है। अब इसी विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत हमें भौतिकी पढ़ना है। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि भौतिकी में हम किन किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। भौतिकी में हम प्रकृति में जो जो घटनाएं हो रही हैं, प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, रोज हम देखते हैं। रोज एक निश्चित समय पर सूर्योदय होता है, निश्चित समय पर दोपहर होती है, निश्चित समय पर शाम होती है, निश्चित समय पर रात होती है, सूर्यास्त होता है, और उसके बाद फिर से सुबह होती है। ये चक्र चलता रहता है। प्रकृति में हम देखते हैं पहले वर्षा होती है, वर्षा के बाद शीत ऋतु आती है, ठंड की ऋतु आती है, ठंड के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद फिर से वर्षा ऋतु आती है। कभी ऐसा नहीं होता कि ग्रीष्म ऋतु के बाद सीधे शीत ऋतु आ जाए, वर्षा ऋतु बीच में से गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता। प्रकृति हमेशा अपने चक्र को नियम से ही दोहराती है, उसका एक नियम है। ऐसा नहीं होता कि आज अभी दिन है तो इसके बाद भी दिन ही रहे, इसके बाद फिर दिन रहे, फिर लगातार 3 दिन तक रात हो रात रहे, ऐसा नहीं होता। प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति अपने नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, प्रकृति अपने नियम का पालन करती है, वो कभी अपने नियम को परिवर्तित नहीं करती, है ना। आपने देखा होगा कोई नदी हमारे घर के सामने से बहती है, हम रोज उसको देखते हैं, वो नदी यहाँ से आती है और ऐसे बह के निकल जाती। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो नदी आज यहाँ से बह के यार उस तरफ चली जाए। जो नदी जिस तरह बह रही होगी उसी तरह बहती रहती। कोई नदी ऐसी बह रही है तो ऐसी ही बहती रहेगी, कोई नदी ऐसी बह रही है तो ऐसी ही बहती रहेगी। ये समझ में आया? मतलब नदी का बहना भी क्या है? प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम। तो ये प्रकृति कभी अपने नियम को परिवर्तित नहीं करती, और उन्हीं नियमों को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, नदी ऐसी बहती रहे हमेशा, नदी कभी ऐसी क्यों नहीं हो जाती, आज इस तरफ बह रही है कल इस तरफ बहने लगे, क्यों है ऐसा। तो यही हमने जानने की कोशिश की, हमने मतलब मनुष्यों ने, ठीक है। तो उसी के बारे में हमें पूरी फिजिक्स में पढ़ना है कि ये घटनाएं सब जो अपने आसपास देखते रहते हैं, ये सभी घटनाएं क्यों होती हैं, क्या कारण है, इन सब घटनाओं के होने के पीछे कारण क्या है, तर्क क्या है, नियम क्या है। इन सभी नियमों के बारे में हम सीखेंगे और उसका हम सुव्यवस्थित ज्ञान अर्जित करेंगे, उसको हम बोलेंगे विज्ञान। समझ आया? विज्ञान क्या है? प्रकृति के नियमों के बारे में। प्रकृति में कई घटनाएं हो रही हैं, उन सब घटनाओं के पीछे कोई ना कोई नियम काम करता है,
तो उन नियमों के बारे में यदि हमें सुव्यवस्थित ज्ञान हासिल करना है तो उस ज्ञान को हम बोलेंगे विज्ञान। ठीक है, अब विज्ञान की एक और दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। विज्ञान की एक और परिभाषा हम देखें तो विज्ञान में हम करते क्या है? तो आंसर है, विज्ञान में हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं का विस्तृत और गहनता से अध्ययन करते हैं। देखो शब्द याद रखना, प्राकृतिक घटनाओं का विस्तृत और गहनता से अध्ययन। प्राकृतिक घटनाएं जैसे हमने आपको अभी बताया, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, आंधियां क्यों आती हैं, तूफान क्यों आते हैं, वर्षा क्यों होती है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों, हम नहीं करते, ये सब प्रकृति में होते रहते। तो प्रकृति की घटनाओं का विस्तृत अध्ययन मतलब और गहनता से अध्ययन मतलब उसकी हमें एकदम गहराई में जाना है, उसको एकदम डीपली समझना है कि ये भूकंप आए तो क्यों आए, क्या वजह है इसके पीछे, और क्यों समझना है हमें। ऐसा हो सकता है यदि हम उसका कारण समझ जाएंगे तो हो सकता है कि हम अगली बार भूकंप आने को रोक सकें। ठीक है, हो सकता है अगली बार हम ज्वाला फटने से रोक सकें, हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है यदि हम इसका कारण समझ जाएं, उसके पीछे के नियम को समझ जाएं, तो हम उस आपदा को आने से रोक भी सकते हैं। तो प्रकृति की घटनाओं का हमें कैसा अध्ययन करना है? विस्तृत और गहनता से अध्ययन करना है। और क्यों करना है? क्यों करना है? ताकि हम और आगे आने वाली घटनाओं के बारे में भविष्य कथन दे सकें। भविष्य कथन दे सकें। भविष्य कथन का मतलब क्या है? देखो चंद्र ग्रहण देखा होगा आप लोगों ने, कैलेंडर में पहले से ही लिखा होता है कि इस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। उन्हें कैसे मालूम? क्या किया होगा उनने इसको पता करने के लिए? है ना, उसमें लिखा होता है इस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, भारत में दिखेगा, अमेरिका में नहीं दिखेगा, ब्रिटेन में नहीं दिखेगा, केवल भारत के लिए है। तो ये सब उन्हें कैसे पता? तो उन्होंने इन सब चीजों के बारे में स्टडी की है, अध्ययन किया है, उसके पीछे के नियम को उन्हें समझा है, नियम को समझा है। आप भी समझ सकते हो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जैसे हमें ये बताओ, एक मोटरसाइकिल ए स्थान चलना शुरू करती है, सब सुनो ध्यान से, एक मोटरसाइकिल है जो चलना शुरू करती है ए स्थान से और उसको पहुंचना है बी स्थान पर। मान लो ये भोपाल है और ये इंदौर है, उसको भोपाल से इंदौर पहुंचना है, इनके बीच की दूरी है सपोज 400 किलोमीटर। ए से बी तक पहुंचने के लिए उसके पास दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। अब ये मोटरसाइकिल की नॉर्मल स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये मोटरसाइकिल अगर लगातार चलती रहेगी, ना इसकी स्पीड घटेगी, ना इसकी स्पीड बढ़ेगी, ना ये कहीं रुकेगी, तो ये बताओ ये कितनी देर में जबलपुर से इंदौर पहुंच जाएगी? भोपाल से इंदौर, जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था, कहाँ कितनी देर में पहुंच जाएगी? बता सकते हो आप? 400 किलोमीटर चलना है इसको और उसकी मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है? 50। 50 किलोमीटर चलती है वो 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी? कितनी? 100 किलोमीटर। ठीक है, 2 घंटे में हो गई 100 किलोमीटर, 4 घंटे में हो गई 200 किलोमीटर और 8 घंटे में हो गई 400 किलोमीटर। मतलब हमने भविष्यवाणी कर दी कि ये 8 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। यदि ये सुबह 12 बजे दोपहर में यहाँ से निकली होगी तो यहाँ कितने बजे पहुंच जाएगी? 8 घंटे में कितने बजे पहुंच जाएगी? तो हम बोलेंगे 8 बजे। भविष्यवाणी हो गई, यहाँ पर ये 8 बजे पहुंच जाएगी, 8 बजे। और हम देखते हैं कि हाँ बिल्कुल 8 बजे पहुंचती है, तो हमने भविष्यवाणी कर दी। तो ये हमने कैसे भविष्यवाणी की? क्या किया हमने इसके लिए? हमने इसके लिए इसके नियम को देखा। नियम को कैसे? कि ये कितनी स्पीड से चल रही है, उसका नियम क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना।
ये उसका नियम है। फिर हमने दूरी देखी, दूरी 400 किलोमीटर है। 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है तो हम हिसाब लगाते गए कि 2 घंटे में 100, 3 घंटे में 150, 4 घंटे में 200, 5 घंटे में 250, ठीक है, 6 घंटे में 300, 7 घंटे में 350 और 8 घंटे में 400। तो 8 घंटे में पहुंच जाएगी 400 किलोमीटर। ये समझ आता है। तो हमने एक नियम को बना के उसके द्वारा अपनी गणना की और भविष्यवाणी कर दी कि ये मोटरसाइकिल खड़े होते हुए रास्ते में अगर इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी तो ये 8 बजे पहुंच जाएगी बी स्थान तक। भविष्यवाणी हो गई। इसी प्रकार से जो और बड़े स्तर के वैज्ञानिक होते हैं वो चंद्रमा की स्पीड चेक करते हैं कि ये चंद्रमा की स्पीड इतनी है, पृथ्वी की स्पीड इतनी है, चंद्रमा ऐसे जा रहा है, पृथ्वी ऐसे जा रही है, तो इन दोनों की स्पीड काउंट की। अब बताओ यहाँ पे कब पहुंच जाएंगे? उन्होंने कहा 6 महीने 17 दिन में पहुंच जाएंगे। जैसे हमने बताया कि 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने भी गणना कर ली कि 6 महीने 17 दिन बाद ये ऐसे एक सीध में आ जाएंगे, चंद्रमा ऐसे, पृथ्वी ऐसे, दोनों यहाँ आ गए एक साथ 6 महीने 17 दिन में। तो उन्होंने कहा एक दिन दोनों सीध में होंगे, इस दिन रहना पड़ेगा। भविष्यवाणी हो गई, ठीक है। क्योंकि ये तो अपनी मोटरसाइकिल है, हो सकता है रास्ते में कहीं रुक भी जाए, कहीं रुक जाए, पंक्चर हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, ड्राइवर की चाय पानी करने की इच्छा हो जाए, लेकिन पृथ्वी थोड़ी कहीं रास्ते में चाय पानी करेगी, चंद्रमा कहीं थोड़ी पृथ्वी पंक्चर हो जाएगा, वो तो चल रहा है अपनी स्पीड से, उनमें तो नियम है, ठीक है। तो फिक्स है 6 महीने बाद ग्रहण पक्का पड़ेगा। भविष्यवाणी इस प्रकार से की जाती है, उनकी स्पीड को चेक करके गणितीय गणनाओं के द्वारा। तो फिर से प्रकृति की घटनाओं का हमें कैसा अध्ययन करना है? विस्तृत और गहनता से कि चंद्रमा की स्पीड कितनी है, इसको एकदम परफेक्टली हमें पता करना है। पृथ्वी की स्पीड कितनी है, इसको भी हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं ये विधियां अभी अपन पढ़ेंगे, पूरी फिजिक्स में आपको ये विधियां मिलना है, हम सब कुछ पढ़ेंगे। फिजिक्स में सब कुछ हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, मतलब पृथ्वी को तौल लिया गया, कैसे, उसकी विधि है अपने पास। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या ज्ञात कर ली गई, कैसे, उसकी विधि है। अभी आपको सब आगे मिलेगा, फिर इसमें आपको बहुत सारी घटनाओं के बारे में पढ़ना है। तो प्रकृति के नियमों का विस्तृत और गहनता से अध्ययन करके भविष्य कथन करना, मतलब आगे आने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना, भविष्य कथन करना और उनका संशोधन करना और उनका नियंत्रण करना। संशोधन करना और नियंत्रण, देखो परीक्षा में जब परिभाषा लिखने को आएगी तो आपको जो हम बता रहे हैं यही शब्द लिखना है, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और इतना कठिन नहीं है, अभी आपको याद करवा देंगे, अभी आपको धीरे धीरे अपने आप को यह परिभाषा आपको याद हो जाएगी। फिर से सुनो, प्रकृति के नियमों का कैसा अध्ययन करना है? विस्तृत और गहनता से अध्ययन करके। क्यों करना है? ताकि हम क्या कर सकें, हम 3 चीजें कर सकें। कौन कौन सी? भविष्यवाणी कर सकें कि अब अगली घटना कब होने वाली है, उसका संशोधन कर सकें या उसका नियंत्रण कर सकें। नियंत्रण का मतलब जैसे हमने देखा कि यहाँ पर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में एक भूकंप आता है। कोई एक शहर है जहां पर 1 घंटा कम समय हो गया, मान लो हर 1 महीने में यहाँ पर एक भूकंप आता है, तो हमने नोट कर लिया इस तारीख को यहाँ भूकंप आया था। अगली बार कब आया वो भी नोट कर लिया, इस तारीख को यहाँ भूकंप आया था, 100 लोग मारे गए। फिर इस तारीख को यहाँ भूकंप आया, 300 लोग मारे गए। फिर इस तारीख को यहाँ भूकंप आया, 500 लोग मारे गए, ठीक है। तो हमने ऐसे 5-5, 6-6 तारीखें नोट की और हमने सोचा कि हर 1 महीने बाद, फिक्स 1 महीने बाद यहाँ भूकंप आता है, हमने उसका नियम बना लिया। अब क्या करेंगे बताओ, जब अगली बार वो तारीख आने वाली होगी तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या भूकंप को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हम क्या रोक सकते हैं? जो 100, 300, 500 लोग मर रहे हैं उनको हम रोक सकते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। तो भविष्य में आने वाली घटनाओं का नियंत्रण। नियंत्रण मतलब जहां पर हर महीने भूकंप आता है तो हमने कहा इस तारीख को यहाँ भूकंप आएगा, यहाँ के शहर वाले लोग गांव खाली कर दो, शहर खाली कर दो, सबको वहां से बाहर निकाल दिया, भूकंप आएगा
और चला जाएगा, फिर से आप वहां रहो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि हमें ये पता है कि अगला भूकंप अभी आना ही नहीं है, अब तो अगला भूकंप 1 महीने बाद आना है। समझ में आया? तो प्रकृति के नियमों का हमें कैसा अध्ययन करना है और क्यों करना है, ये प्रश्न अपने आप से पूछो तो आप परिभाषा बोल सकते हो। कोई बताएगा परिभाषा? किसी को याद हुई? फिर से सुनो एक बार। प्रकृति के नियमों का कैसा अध्ययन करना है? 2 शब्द कौन कौन से? विस्तृत और गहनता से अध्ययन करता है। प्रकृति के नियमों का विस्तृत और गहनता से अध्ययन करके क्या क्या करना है? भविष्य कथन, संशोधन और नियंत्रण। उन घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी, उनका संशोधन और नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की एक और परिभाषा है। फिर से एक बार, आखिरी बार सुनो, फिर आप कोशिश करना बताने की। विज्ञान में प्रकृति के नियमों का विस्तृत और गहनता से अध्ययन करके उन घटनाओं के बारे में भविष्य कथन, संशोधन और नियंत्रण किया जाता है। अब कोई कोशिश करो बोलने की, कोई कोशिश करके देखो, कौन बता सकता है? कोई बता पाएगा? प्रकृति की घटनाओं का विस्तृत और गहनता से अध्ययन करके, प्रकृति की घटनाओं का विस्तृत और गहनता से अध्ययन करके उनके बारे में भविष्य कथन, संशोधन और नियंत्रण किया जाता है। इसको विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बताओ जरा, कोई कोशिश करो बोलने की। तो विज्ञान की परिभाषा आपने देखी कि विज्ञान में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? प्रकृति के नियमों का। किस प्रकार का अध्ययन करते हैं? विस्तृत और गहनता से। विस्तृत मतलब उसके हर एक पक्ष को हमें सीखना है, हर बात के बारे में हमें पता होना चाहिए। और गहनता से उसके कारण की जड़ में जाना है। विस्तृत और गहनता से अध्ययन करना है प्रकृति के नियमों का। क्यों करना है? क्योंकि हम 3 चीजें करना चाहते हैं। आगे होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना चाहते हैं, भविष्य कथन। उसके बाद उन घटनाओं को संशोधित करना चाहते हैं और उन घटनाओं को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं। नियंत्रण, जैसे आकाश में बिजली चमकती है और उसी बिजली, अब वो बिजली कब चमकेगी कब नहीं चमकेगी उस पे अपना अधिकार नहीं है, उस पे हमारा बस नहीं है। लेकिन यदि उसी बिजली को हम अपने प्रयोगशाला में बना सकें, पृथ्वी पे हम उसको बनाते हैं, देखा होगा आपने, नदियों के पानी से बिजली बनाते हैं, कोयले से बिजली बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो बिजली हम बनाते हैं इस पे अपना अधिकार है। इसको अपने घर में लाके हम लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? उस बिजली को देखकर उसका अध्ययन करके अपने घर पे, अपनी प्रयोगशाला में, अपनी पृथ्वी पर बिजली बनाई और उसका हमने संशोधन करके उसको कंट्रोल भी किया, नियंत्रित भी किया कि हम जब चाहें तब बिजली पंखे में जाए, स्विच लगा देते हैं हम वहां पे, और हम जब चाहें जब पंखा स्विच से बंद हो जाए। इसको बोलते हैं नियंत्रण करना। ठीक है, नियंत्रण का मतलब क्या है? बिजली आपके पावर हाउस से घर में आ रही है, हमने स्विच लगा दिया बीच में, अब जब भी आप उसको ऑन करोगे तभी चलेगा पंखा, और जब ऑफ करोगे तो पंखा ऑफ हो जाएगा। तो ये हमने बिजली कंट्रोल की हुई है, नहीं तो क्या होता? पंखा चलता ही रहता हमेशा, यदि कंट्रोल में नहीं होता। तो हमने उस बिजली को देखकर यहाँ बिजली बनाई और इस बिजली का हमने संशोधन किया और नियंत्रण किया, कंट्रोल किया। इसलिए इस प्रकार विस्तृत और गहनता से अध्ययन करके भविष्यवाणी मतलब भविष्य कथन, संशोधन और नियंत्रण, ये करने का काम हम विज्ञान में करते हैं। ठीक है,